ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हर औरत की जो साइकिल है वो 28 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में होती है, पर वो रेगुलर होनी चाहिए, मतलब हर महीने आना चाहिए। कुछ टाइम में जो एक थिन म्यूकॉइड डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा पतला पानी जैसा डिस्चार्ज है, जो पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले और पीरियड्स जब ख़त्म होते हैं उसके 7-8 दिन के बाद ये डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल है। जब भी हम किसी विमेन में इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, पहली बार तो सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है जी। नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से वो इन्फेक्शन लेकर आती है, इट इज़ अ रूल कि हम उसका जो पार्टनर है उसको डेफिनेटली ट्रीट करें। व्हाट इज़ नॉर्मल, पहले ये जानना ज़रूरी है। अब पैड जो आप 3 से 4 पैड दिन में यूज़ कर रहे हैं और पीरियड्स जो 2 से 5 दिन के बीच में लास्ट कर रहा है वो नॉर्मल है। अगर पीरियड्स 5 दिन से ज़्यादा लास्ट कर रहा है या आपको दिन में 3 से 4 पैड से ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, 5, 6, 7 पैड्स यूज़ कर रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूट्रस में रसौली जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं वो हो सकती है। एक लेडी को घर में कुछ अगर हो जाता पूरा घर हिल जाता है। सो रिमेंबर, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम से खाना खाना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना और साल में एक बार अपने सारे टेस्ट कराना, यही चीज़ आपको बीमारियों से रोक के रखेगा। द अनम्यूट वेख रहे सारे ही दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हाँ सुखबीर कौर। अनम्यूट ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਪਨਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੋ ਕਿ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली ਦੇ ਵਿੱਚ डायरैक्टर गायनाकोलॉजिस्ट और रोबोटिक सर्जरी ने। मैम ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਗਿਆਸਾ ਭਰਿਆ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਫੋਰ ਮੈਰਿਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿਚਕਿਚਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि हर औरत की जो साइकिल है वो 28 दिन से लेकर 35 दिन के बीच में होती है, पर वो रेगुलर होनी चाहिए, मतलब हर महीने आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रही है, नॉर्मली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डिस्टर्बेंस है, जब आपकी माहवारी शुरू होती है उसके 2-3 साल के बाद वो फिट बिल्कुल ठीक बैठ जाती है, मतलब 16 साल की उम्र से ठीक हो जाती है। पर उसके बाद भी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस है तो आप शादी तक मत वेट करिए, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है, बहुत बार पेशेंट्स आते हैं कि हमने सोचा कि शादी के बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शादी का आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो इसलिए अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्टर्बेंस है, अगर 28 से 32 या 35 दिन के बीच में पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी आ रहे हैं या 1.5 महीने तक आ रही है, या पीरियड्स आने के लिए दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है, सो डेफिनेटली चाहे आपकी उम्र 16-17 साल हो या 18 साल हो, आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलना होगा। बहुत सारियां बीमारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਾਈਜੀਨ ਨਹੀਂ, ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀਪ ਯੂਅਰ जेनिटेलिया क्लीनर देन योर फेस, की कहना चाहोगे इस बारे? जैसे हमारा बॉडी क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारा मेंस्ट्रुअल हाइजीन और स्पेशली प्यूबिक एरिया जिसको हम कहते हैं उसको साफ रखना ज़रूरी है। सो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं आपको कोई स्पेशल क्रीम या स्पेशल एस्ट्रिंजेंट्स या स्पेशल वॉश यूज़ करना है। एक आप नॉर्मल सोप एंड वाटर से भी अपने आप को क्लीन रख सकते हो। पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आफ्टर हर बार आप यूरिन जब करते हो या आपके पीरियड जब हो रहे थे, स्पेशली उन दिनों में, हर बार यूरिन पास करने के बाद अगर आप अपने आप को वॉश भी करते हो, अपने आप को ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इन्फेक्शन तब आता है अगर आप अपने आप को ड्राई नहीं रख रहे हो उस एरिया, क्योंकि उस एरिया में मॉइस्चर वैसे भी ज़्यादा होता है।
सो अगर आप उस एरिया को बार बार वेट कर रहे हो, ड्राई नहीं कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन होगा, आपका डिस्चार्जेस होंगे और वो इन्फेक्शन फ्यूचर में आपके ट्यूब्स एंड ओवरी तक स्प्रेड होके आपको फ्यूचर में आपको इनफर्टिलिटी या बच्चा ना होने वाली प्रॉब्लम को जूझना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने जेनाइटल एरिया को और अपने प्राइवेट एरिया को साफ रखना और पीरियड्स के दौरान हर 3-4 घंटे में अपना पैड चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। जी मैम गल करते हैं लिकोरिया या जो डिस्चार्ज होंगे, कई बार तो कहते हैं कि नॉर्मल डिस्चार्ज होंगे, चाहे वो ड्यूरिंग प्रैगनेंसी की गल कर लीए या नॉर्मल डेज के गल कर लीए, पर कई बार ये डिस्चार्ज जोड़ा है मतलब ये अलग अलग टाइप्स हो सकती हैं, वो बारे जानकारी लेना चाहेंगे। कुछ टाइम में जो एक थिन म्यूकॉइड डिस्चार्ज जिसे हम कहते हैं कि थोड़ा सा पतला पानी जैसा डिस्चार्ज है, जो पीरियड्स आने से 4-5 दिन पहले और पीरियड्स जब ख़त्म होते हैं उसके 7-8 दिन के बाद ये डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल है। ये डिस्चार्ज को हम बोलते हैं इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम जिस टाइम आपका बॉडी एग बना रहा है उस टाइम डिस्चार्ज होना या पीरियड्स आने से 3-4 दिन से पहले एक पतला सा म्यूकॉइड डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। बट बाकी दिनों में उसके अलावा अगर आपका डिस्चार्ज हो रहा है, डेली आपको एक पैंटी लाइनर या एक कुछ कपड़ा रखने की ज़रूरत पड़ रही है, या आपके डिस्चार्ज से स्मेल आ रही है, या एकदम थिक कर्डी जिसको हम कहते हैं फटे हुए दूध जैसा डिस्चार्ज अगर आ रहा है, या डिस्चार्ज का कलर ग्रीन कलर का है, ऐसे सिचुएशन में आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। जी ये तुसी दसिया ने टाइप्स की अलग अलग तरह का डिस्चार्ज हो सकता, प्रेगनेंसी दे विच भी डिस्चार्ज होंदा, दैट इज़ नॉर्मल थिंग। थिन म्यूको प्रेगनेंसी के दौरान एक पतला सा पानी जैसा डिस्चार्ज थ्रू आउट प्रेगनेंसी चलता है जो नॉर्मल है, पर यही डिस्चार्ज की अगर कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है, ये बिल्कुल थिक वाइट कलर का हो जाता है, या इस डिस्चार्ज में ब्लड आना शुरू हो जाता है, या इस डिस्चार्ज के साथ इचिंग या खुजली शुरू हो जाती है, या ये कलर ग्रीन का हो जाता है, या इतना डिस्चार्ज हो रहा है कि आपको बार बार कपड़ा बदलना पड़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में ये नॉर्मल नहीं है और ऐसे सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। मैम गल करते हैं फंगस इन्फेक्शन की, या कई बार लाइफ पार्टनर के थ्रू भी थोड़े विच जिहड़ी इन्फेक्शन है वो आ जाती है, उन्होंने पता नहीं चलता बट वेमेन्स नू सामना करना पै सकता, इस बारे जानकारी लेना चाहेंगे। जब भी हम किसी विमेन में इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, पहली बार तो सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट दी जाती है जी। नेक्स्ट टाइम अगर वो फिर से वो इन्फेक्शन लेकर आती है, इट इज़ अ रूल कि हम उसका जो पार्टनर है उसको डेफिनेटली ट्रीट करें जी। उनका हस्बैंड या जो भी उनके पार्टनर्स हैं उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हस्बैंड्स या मेल बंदों में जो इन्फेक्शन की कोई सिम्टम्स नहीं होते जी, पर ये हर बार इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती हैं। तो अगर हमने लेडी को ट्रीट किया, औरत को ट्रीट किया, उसके हस्बैंड को नहीं ट्रीट किया, नेक्स्ट इंटरकोर्स के टाइम में हस्बैंड फिर से वाइफ को इन्फेक्शन दे देगा। सो पार्टनर ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और बार बार स्पेशली जिन लेडीज़ का इन्फेक्शन हो रहा है उनके हस्बैंड्स को डेफिनेटली हम मेल स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं जो उनको एग्जामिन करके बता सकें कि उनमें इन्फेक्शन है या नहीं, जिससे उनको हम प्रॉपर्ली ट्रीट कर सकें। फिर तुसी उन्हां दी मेडिसिन जिहड़ी है वो भी नाल दे नाल ही स्टार्ट कर दिओ। ठीक है मैम, गल करदे आ असीं जिवें मान लो ड्यूरिंग पीरियड्स ड्यूरिंग मैनिस्ट्रल साइकिल बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होंदी है या बिल्कुल नहीं होंदी, कई बारी बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स आउंदे ने तुहानूं, तां उस सिचुएशन दे विच किहड़े-किहड़े टेस्ट जिहड़े करवाने वो ज़रूरी ने कि ये नॉर्मल है? सी व्हाट इज़ नॉर्मल पहले ये जानना ज़रूरी है। अब पैड जो आप 3 से 4 पैड दिन में यूज़ कर रहे हैं और पीरियड्स जो 2 से 5 दिन के बीच में लास्ट कर रहा है वो नॉर्मल है। अगर पीरियड्स 5 दिन से ज़्यादा लास्ट कर रहा है या आपको दिन में 3 से 4 पैड से ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है, 5, 6, 7 पैड्स यूज़ कर रहा है, वो नॉर्मल नहीं है। सो डेफिनेटली आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको यूट्रस में रसौली जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं वो हो सकती है, आपके ओवरी में सिस्ट हो सकते हैं, ओवरी में बिनाइन ट्यूमर्स हो सकते हैं। सो ये सारी जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो सकता है, रसौलियाँ हो सकती है जिसकी वजह से पीरियड्स हैवी आने हो सकते हैं। सो कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो आपको लग रहा है आप किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हीमोग्लोबिन ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अगर आप देख रहे हो कि पहला हीमोग्लोबिन आपका 12 के आसपास था और पीरियड्स धीरे 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 बढ़ते गए, आपका फ्लो बढ़ता गया और ड्रॉप करके वो 10 की तरफ आ रहा है, इसका मतलब आपका फ्लो ज़्यादा है एंड इसका मतलब इंटरवेंशन की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। पीसीओडी भी इसका कोई कारण हो सकता है? पीसीओडी में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। नॉर्मली पीसीओडी पेशेंट्स को डिलेड साइकिल होता है और उसके बाद फिर हैवी फ्लो होता है। सो अगेन अगर आप जाओगे अल्ट्रासाउंड होगे तो चीज़ें अपने आप पता चल जाएंगी, अपने आप पता चल अगर पीसीओडी है तो उसका ट्रीटमेंट भी साथ ही शुरू हो जाएगा। पीसीओडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਲ ਚੇਂਜਸ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। पीसीओडी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है, पीसीओडी एक तो जेनेटिक कंडीशन है, आप उसको एक्वायर नहीं करते, आपको अपने पेरेंट्स से मिलता है जी।
पर इसके सिम्टम्स आपके हाथ में है। अगर आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल है, मतलब आप डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज करते हैं, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखते हैं, वेट गेन नहीं होने देते, आपको पीसीओडी जिंदगी भर तंग नहीं करेगा जी। जहां आपने जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए खाना खाना जरूरी है, पीसीओडी पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइज उतना ही जरूरी है जी। अगर वो डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं जिससे कि उनका वेट गेन ना हो, पीसीओएस उन्हें कभी तंग नहीं करेगा, उनको कभी आगे नहीं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ 20-21 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਔਰ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਕਾਰੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਸ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨੋਰਮਲੀ ਸਿਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਸੌਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਲਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ स्टार्टिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ हो? देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पेशेंट को, कोई भी कंप्लेन के साथ आते, एक अल्ट्रासाउंड सबसे ज़रूरी है। अल्ट्रासाउंड और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 25 साल के बाद हर लड़की का एक पैप्समियर होना ज़रूरी है। अगर ये 2 चीज़ें साल में एक बार, आप जैसे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, साल में एक बार आप अपने कॉस्मेटिक्स खरीदते हो, अपने कपड़े खरीदते हो, अपने त्योहारों में अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हो, अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करो। साल में एक बार अपना थायराइड चेक कराओ, साल में एक बार अपना हीमोग्लोबिन चेक कराओ, साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड कराओ, साल में एक बार अपना पैप्समियर कराओ। आई थिंक ये बेसिक अगर आप फ्रेमवर्क अपना करते हो, जिसको हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ, अगर अपना बेसिक इन्वेस्टिगेशन करा के रखते हो, मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। और अगर कोई प्रॉब्लम बन भी रही है तो शुरुआत में ही उसका इलाज हो जाएगा, जिससे कि ये मेजर इशू में ना आए। पर यस, डेफिनेटली अगर कोई मेजर प्रॉब्लम डायग्नोस होती है, हमारे पास आजकल बहुत मोडालिटीज़ हैं, जैसे आपको पता ही होगा लैप्रोस्कोपी, उसके ऊपर अब रोबोटिक आ गया, हम रोबोटिक सर्जरी करते हैं, जैसे डे केयर सर्जरी की बड़ी बड़ी ऑपरेशन जो आप मॉर्निंग में करते हो, रात को पेशेंट को घर भेज देते हो, पेशेंट को पेन ही नहीं होता, एक ही चीज़ से आप डरते हो, वो है दर्द, जो रोबोटिक उसको हटा देता है। सो ये सारी मोडालिटीज़ है, बट सबसे इंपॉर्टेंट हर के लिए ज़रूरी है प्रिवेंटिव हेल्थ। साल में एक बार 1 दिन 2 घंटे अपने ऊपर स्पेंड करना अपने हेल्थ के लिए। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੇਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ रोबोटिक सर्जरी के बारे जानना चाहेंगे। सी, रोबोटिक सर्जरी एक रेवोल्यूशन है, 4 साल से इंडिया में आया हुआ है। अगर हम एक ही चीज़ से डरते हैं, अगर हम किसी भी पेशेंट से बात करूँ, ऑपरेशन से हम क्यों डरते हैं? 2 चीज़ें हैं, ऑपरेशन के बाद का दर्द, दूसरी चीज़ है ऑपरेशन के दौरान आपको इतने रिश्तेदारों को घर में बुलाना पड़ेगा आपका ध्यान रखने के लिए, आपको उठाने के लिए, बिठाने के लिए, खिलाने के लिए, चलाने के लिए जी। तो अगर आपको कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए जिसमें आपको दर्द ना हो और ऑपरेशन के बाद आपको किसी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप अपना ध्यान खुद रख सकते हो, तो उसी को कहते हैं रोबोटिक सर्जरी। जिस सर्जरी के बाद अगर आपको अपना काम आप खुद कर सकते हो, अपना 7-8 डेज के बाद अपने नौकरी पे वापस जा सकते हो, ऑपरेशन के अगले दिन आप चल के अपना घर जा सकते हो, अपना बिना दर्द के या बिल्कुल मिनिमम पेन किलर्स के साथ आप मैनेज कर सकते हो, वही रोबोटिक सर्जरी है जी। कितना को खर्चा आ जाता है इससे? रोबोटिक सर्जरी का देखो वेरिएशन है। अगर आप कोई भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हो उसमें अराउंड 70 to 80,000 एक्स्ट्रा रोबोटिक आर्म्स के लगते हैं, क्योंकि रोबोटिक आर्म्स जो होते हैं वो यूएस से एक्सपोर्ट होते हैं, तो एक आर्म का खर्चा 25,000 होता है, 3 आर्म का खर्चा 75 to 80,000 एक्स्ट्रा आता है। पर अगर आप लॉन्ग टर्म को उसका कॉस्ट बेनिफिट देखो, किसी और को नौकरी से अपना ब्रेक नहीं लेना पड़ता आपका हेल्प करने के लिए, आपको एंटीबायोटिक नहीं खाने पड़ते, हॉस्पिटल आप एक दिन करके आप अगले दिन अपने घर जा सकते हो, आपको जॉब से ज़्यादा दिन छुट्टी नहीं लेनी पड़ती। अगर आप ओवरऑल कॉस्टिंग देखो तो रोबोटिक किसी भी लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी से काफ़ी सस्ता पड़ता है। ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਬੋਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? एनी गाइनी सर्जरी। पहले तो होता था हम कैंसर सर्जरी रोबोटिक करते थे, एनी गाइनी सर्जरी, चाहे आप रसौली की सर्जरी हो, आपको ओवरी की सिस्ट की सर्जरी हो, चाहे फाइब्रॉइड्स हो, चाहे कैंसर हो, कोई भी सर्जरी एक्सेप्ट फॉर डिलीवरी, क्योंकि छेदों के थ्रू आप बच्चा नहीं पैदा कर सकते,
उसके अलावा कोई भी ऐसी सर्जरी नहीं है जिसको आप रोबोटिकली नहीं कर सकते। वेरी गुड मैम, बहुत ही अहम जानकारी है कि कोई भी सर्जरी ਜਿਹੜੀ है और रोबोटिक सर्जरी करवाई कितनी देर ਦੇ ਵਿੱਚ पेशेंट ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ मिल जाती है? आजकल तो हम रोबोटिक डे केयर कर रहे हैं। अगर अर्ली मॉर्निंग कर लेते हैं, सुबह 8-9 बजे सर्जरी करते हैं, तो रात को 10-11 बजे पेशेंट अपने घर जा सकते व्हाट अ मिरेकल, हैं। इट इज अ मिरेकल रियली। एंड आपने मतलब सेहतमंद होके चला जाता है, सेहत चल के अपना डिनर करके चल के अपने घर जाता है। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਕੌਣ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਮ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਵਿਮਨਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि अपनी विमेन हेल्थ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सबसे पहले है कि आप घर के बैकबोन हो, समझो इस बात को। हस्बैंड इम्पॉर्टेंट है, बच्चे इम्पॉर्टेंट हैं, आपके भाई इम्पॉर्टेंट है, पर आप भी उतने इम्पॉर्टेंट हो। एक लेडी को घर में कुछ अगर हो जाता, पूरा घर हिल जाता है। सो रिमेंबर, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दोगे, अपने खाने पीने का ध्यान रखना, टाइम से खाना खाना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाना, और साल में एक बार अपने सारे टेस्ट कराना। यही चीज़ आपको बीमारियों से रोक के रखेगा। साल में एक बार ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड, साल में एक बार पैप्समियर। इन 3 चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे, मुझे नहीं लगता किसी भी लेडी को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਦੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਲਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ डायग्नोज आप कर सकते हैं डेली रूटीन लाइफ के विच? एक तो ये कि ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर महीने में एक बार हर औरत को करना चाहिए। कब करना चाहिए? पीरियड्स आने के बाद। क्यों पीरियड्स आने के पहले नहीं? क्योंकि उस टाइम ब्रेस्ट में वाटर रिटेंशन होता है, एंगॉजमेंट होती है, आपको कोई गांठ बन रही है तो पता नहीं चलेगी। सो पीरियड्स आने के बाद एक दिन शीशे के सामने खड़े होकर नहाने के बाद फ्लैट ऑफ द हैंड में आप अपने ब्रेस्ट को फील करोगे। अगर कोई भी गांठ फील होती है, आप इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओगे। अगर आप हर महीने में एक बार अपना ब्रेस्ट एग्जामिन करते हो, आपको ग्रेजुअली पता चल जाएगा आपके ब्रेस्ट की फील कैसी है, तो उसमें कोई भी चेंज होगा आप इमीडिएटली अपना डायग्नोज कर पाओगे। सो महीने में एक बार खुद का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, साल में एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, और 50 साल के बाद साल में एक बार मैमोग्राफी सभी के लिए ज़रूरी है। जी मैम, मैम गल करते हैं जिवें कहते हैं कि यूट्रस का कैंसर हो गया जी, पहला तो सानू पता ही नहीं चलिया। बहुत सारे केसिस दे विच असीं देखते हैं कि असीं तां नॉर्मल सी, साडे पीरियड्स भी नॉर्मल सी, सब कुछ नॉर्मल सी, कोई भी अबनॉर्मलिटी नहीं सी, एकदम ही सानू पता चलिया। की कहना चाहोगे इस बारे? कोई भी चीज़ एबनॉर्मल इसलिए होती है क्योंकि कहीं ना कहीं हम इसको इग्नोर कर जाते हैं। जैसे मैं आपको बोली प्रिवेंटिव हेल्थ, साल में एक बार पैप्समियर, साल में एक बार अल्ट्रासाउंड। ये क्यों ज़रूरी है कि अगर कोई भी कैंसर बनता है, एक कैंसर को प्री कैंसर स्टेज से कैंसर बनने में कम से कम 3 से 4 साल लगते हैं। अगर उस टाइम आपका पैप्समियर हो गया होता और अल्ट्रासाउंड हो गया होता, ये कैंसर वाली स्टेज आती ही नहीं, ट्रीटमेंट उससे पहले हो जाता। प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम अपने हेल्थ को इग्नोर करते हैं। सो अगर आप साल में एक दिन अपने आप को देंगे, मुझे नहीं लगता ये कैंसर वाली स्टेज तक और स्पेशली हायर स्टेज तक आपको, आप में से किसी को भी तंग कर सकती है। जी मैम, जो कैंसर के पेशेंट तुहाडे कोल आउंदे ने, काफ़ी क्रिटिकल केसेस हुंदे ने, सर्वाइवल रेट की रहिंदा हैगा यूट्रस के कैंसर दे विच? यूट्रस का कैंसर स्टेज 1 स्टेज 2 तक तो ऑलमोस्ट हम 100% सर्वाइवल दे रहे हैं। एंड विद अ रोबोटिक सर्जरी हमारा एक्यूरेसी ऑफ सर्जरी इतनी बेस्ट हो गई है, ऑलमोस्ट हम 95 to 100% दे रहे हैं उनको सर्वाइवल। स्टेज 3 स्टेज 4 में ऑलमोस्ट 50-60% हो जाता है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को या तो 0 स्टेज पे डायग्नोज करो या फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज। उसी लिए ज़रूरी है आपको साल में एक बार अपना अल्ट्रासाउंड और पैप्समियर कराओगे तो उसी स्टेज में पेशेंट पकड़ में आ जाए। जी, बार बार गल की जा रही है कि अपना डायग्नोज करा के रखो, अवेयर रहो अपनी हेल्थ दे, साल दे विच एक बार अपने आप को दो। जी मैम, बहुत ही वधिया गल कही है तुसी। और एक तरह दा जागरूकता जिहड़ी है वो साडे जिन्ने भी दर्शक ने उन्हां दे विच एक जागरूकता मुहिम दे थ्रू साडा जिहड़ा ये अज दा प्रोग्राम जा रहा। और अक्सर जदों विमेन हैल्थ की गल आउंदी है तो जिहड़े लोग हिचकिचाउंदे ने, शर्म महसूस करते हैं, अज भी पढ़े लिखे लोग भी, ईवन मैं देखती हाँ कि जदों विमेन हैल्थ की गल आउंदी है तो शर्म महसूस करते हैं, ईवन अपने डॉक्टर के नाल भी गल नहीं करते, घर दे विच चुप करके मतलब सहंदे रहंदे आ, चाहे वो इन्फेक्शन की गल हैगी है भी असीं गल करांगे। की कहना चाहोगे इस तरह के दर्शकों नूं? यही चीज़ बोलना है कि आप घर के बैकबोन हो। जैसे अगर आप अपने हेल्थ को इग्नोर करोगे, आपको कुछ होता है, आपका पूरा घर हिल जाएगा। अगर आपने अपने बच्चों को, अपने फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अपने भाई को, अपने फादर का ध्यान रखना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है, शर्म किस बात की?
मेडिकल प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। आपका यूट्रस, आपका सर्विक्स, आपका वजाइना आपका बॉडी का हिस्सा है, इसको ऑड फील करने की कोई रीज़न नहीं है। साल में एक बार अपने आप को आके गायनेकोलॉजिस्ट एग्जामिन कराओ। बहुत ज़रूरी है कि आपकी अगर मेंस्ट्रुअल हेल्थ और आपका इंटरनल हेल्थ अच्छा है, आपके पूरी फैमिली का हेल्थ अच्छा है। जानते जानते मैम मैसेज देना है। एक ही मैसेज है सबके लिए, इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं। स्पेशली अपने बर्थडे के दिन अगर आप अपने लिए शॉपिंग करते हो तो सोचो बर्थडे के दिन मैंने अपनी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, अपना टेस्ट कराना है, जिससे कि मेरा अगला एक साल अच्छा बीते। मैम ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। शुक्रिया।